This conference will now be recorded. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है पास पेपर का। आप मुझे बताएं कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसने क्वेश्चन नहीं किए वो अपनी निशानदही कर ले, ताकि अगर कोई परेशानी है तो वो अभी साथ ही सॉल्व कर लें। तो अगर आपका सब कुछ ओके है तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 निकालें और उसको वेरीफाई कर लें। हाँ जी जनाब, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है 31 दिसंबर 2017 और वो साइलेंट है। एक बात याद रखें कि अगर वो साइलेंट होगा और पिछले साल की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो हमने कंपैरेटिव भी लाजमी बनाना होता है, और अगर पिछले साल की इंफॉर्मेशन ना हो या वो खुद मना कर दे तब कंपैरेटिव नहीं बनाते, मतलब तब हम पिछले साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं बनाएंगे। अदरवाइज साइलेंट हो और पिछले साल की इंफॉर्मेशन भी हो तो तब हम कोशिश करेंगे कि कंपैरेटिव ही बनाएं। अब इस क्वेश्चन के देखें कि वो हमें कह तो रहा है कि 2017 मतलब 2017 की इंफॉर्मेशन हमें वो दे रहा है, 2017 की, और इंफॉर्मेशन पूछा उसने 2017 है, और इंफॉर्मेशन अगर आप गौर फरमाए 2015, 16, 17, इसका मतलब है 2016 का ओपनिंग बैलेंस भी है और उसका क्लोजिंग भी होगा। तो हम भी क्या करेंगे, फिर इसका कंपैरेटिव लाजमी बना लेंगे और मार्क्स को भी देखकर बनाया जाता है। अब जरा गौर फरमाया, ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, और ये था जब तब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी FR 2 में होता था। अब ये लेटेस्ट यानी 2-3 अटेम्प्ट से FR 1 में शामिल हुआ है, वरना ये FR 2 का ही टॉपिक था। डन, चलें जी। डैफोडिल लिमिटेड है, क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। डैफोडिल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी for the year ended 31st December 2017। जहां पर हम कंपैरेटिव की डेट नहीं लिखते बल्कि उस साल की डेट लिखते हैं जिस साल की स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, और इसमें उसने हमें टोटल के कॉलम से मना नहीं किया हुआ तो हमने टोटल का कॉलम भी लिखना है। जिसने ये क्वेश्चन किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं किया वो उसके लिए बहुत ही बुरी बात है। बुरी बात नहीं है, उसको मौका मिलता है फिर दोबारा भी पढ़ने का, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होने का उसे मौका मिलता है, क्योंकि जो अच्छा पढ़ता है ना तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा होता है क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है। जो अच्छा नहीं पढ़ता ना उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है।
चलें जनाब, आ जाओ जरा पहले इंफॉर्मेशन हम लिख लें। ये है 31 दिसंबर की इंफॉर्मेशन 2015 की और 2014 की। हम क्योंकि 2016 की बनाएंगे तो हमें चाहिए होगी इंफॉर्मेशन 2015 की। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1600, जर्नल रिजर्व 1850, रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस। मतलब शेयर प्रीमियम हमें नहीं गिवन, शेयर प्रीमियम हमें नहीं गिवन। तो लिख लेते हैं बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 15। मतलब ये जो हमने डेट लिखी है ये 2016 की ओपनिंग डेट है। 1600 शेयर प्रीमियम उसने हमें बताया ही नहीं। जर्नल रिजर्व 1850, रिटेन अर्निंग 1430, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी गिवन है। और अब मुझे टोटल करके बता दें, जल्दी करें, अपना कैलकुलेटर अपने सामने रखें, अपना कैलकुलेटर सामने रखें। रिजवान का मैसेज मिल गया 4955। डन होगी बात। ये तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहते हैं कि जनाब नेट प्रॉफिट आपका बताया हुआ है, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व भी बताया हुआ है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी बताई हुई है और फाइनल कैश डिविडेंड भी बताया हुआ है। अगर क्वेश्चन के अंदर फाइनल डिविडेंड बताया हो तो कोशिश किया करो पहले वो लिख लिया करो। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये पिछले साल का होता है, तो इसलिए हम शुरू में ही लिख लिया करते हैं। तो कैश डिविडेंड 2015 में 7.5% लिखा हुआ है फाइनल, तो ये रिकॉर्ड होगा 2016 में। फाइनल डिविडेंड या कैश डिविडेंड जो 2015 में बताया हुआ है वो 2016 में रिकॉर्ड होगा। तो हम लिख लेते हैं फाइनल डिविडेंड क्योंकि ये कैश डिविडेंड है, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग में आएगा। 1600 का 7.5% ले लें जनाब। 1600 का 7.5% ले लें तो 120 आ रहा है। रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। फाइनल डिविडेंड के बाद फिर तो चीजें लिखते जाओ बस, जो 2016 की इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, 25% right shares were issued on 1st May 2016 at 18 rupees per share. The market price per share immediately before the entitlement date was 18. मार्केट वैल्यू जो भी हो, हमने जिस रेट पे इशू किए हमने सिर्फ वो लेने हैं। मार्केट वैल्यू जो भी हो हमने वो वैल्यू लेनी है जिस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं। 18 रुपए पर शेयर के हिसाब से इशू कर रहे हैं। एक बात याद रखनी है, जब भी पर शेयर की वैल्यू गिवन हो ना तो नंबर ऑफ शेयर्स लाजमी फाइंड करना, चाहे डिविडेंड हो, चाहे राइट शेयर्स हो, चाहे बोनस शेयर्स हो। जब कोई वैल्यू उसकी पर शेयर के हिसाब से बताई होगी तो हमने पहले नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद आगे फर्दर काम करना है। तो इसमें हमारे पास जरा गौर फरमाएं 1600 मिलियन के शेयर्स हैं।
हम इसको 10 पे कर देते हैं डिवाइड, तो हमारे पास आ गया 160 नंबर ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू पे डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। कोई शख्स कोई सवाल पूछना चाह रहा है, पूछें। जी सर अगर उन्होंने परसेंटेज बताई हो तो सिंपल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये 10 से डिवाइड नहीं ना करेंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि फिर तो नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि जब शेयर की वैल्यू ही नहीं गिवन होगी तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स का क्या फायदा हमें। जब नंबर पर शेयर बताएगा तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स की जरूरत होगी। तो इसके 25% लेंगे जो हमने शेयर्स इशू किए हैं। 160 का 25% लो, जरा कितना आता है। 160 का 25% 40। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल में, 40 को 8 से मल्टीप्लाई करके शेयर प्रीमियम में। मतलब फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेयर कैपिटल में चला जाएगा, और अगर हम शेयर प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेयर प्रीमियम में चला जाएगा। चले जनाब, अब लिख लो जरा राइट शेयर्स। शेयर कैपिटल में 400 आ जाएगा, शेयर प्रीमियम में 320 आ जाएगा, और टोटल कॉलम में 720 आ जाएगा। टोटल के कॉलम में 720 आ जाएगा। डन होगी बात। उसके बाद आगे आ जाएं। A bonus issue 10% was made on 1st April 17 as final dividend for 2016। 2016 का जो फाइनल डिविडेंड है वो 2017 में जा रहा है, तो रिकॉर्ड भी 2017 में होगा। ये भी 2017 की इंफॉर्मेशन है। बाकी नीचे जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो 2017 की है। बाकी ये रह गया नेट प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हो जाएगा जाके 318, फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 49 है, रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हो जाएगी, और रीवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास बैलेंस आ गया 31 दिसंबर बैलेंस एट 31 दिसंबर 16 2000 320 1850। रिटेन अर्निंग की अमाउंट बता दें 1677। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना रह गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस 26, और टोटल का कॉलम बता दो टोटल करके 5873। लो मेरे भाई, ये अभी हमने कंपैरेटिव बनाया है। अभी हमारा क्या बना है, कंपैरेटिव। अब हम इससे आगे कंटिन्यू कर देते हैं 2017 की इंफॉर्मेशन। 2017 की इंफॉर्मेशन चलें जी।
एंड पे टोटल कितना आ रहा है? 5873 ही आ रहा है मेरे भाई। चले जी, उसके बाद आ जाओ आप 2017 में, और मैंने आपको जैसे अभी बात बताई कि 2000 किसी भी साल में अगर फाइनल डिविडेंड की बात हो तो पहले उसको रिकॉर्ड कर लिया करो। फाइनल डिविडेंड, कैश डिविडेंड तो नहीं था, लेकिन फाइनल डिविडेंड बोनस शेयर में था। यहां पर देखें, 10% was made on 1st April 17 as final dividend for 2016। 2016 का 10% डिविडेंड 2017 में हुआ, होना ही 2017 में था, तो 10% है तो 200 बोनस है, तो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो जाएगा, शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है 50 मिलियन राइट शेयर वर इशूड। उसने खुद ही बता दिया कि 50 मिलियन के राइट शेयर्स है, 15 रुपीज ईच। तहजीब ने कहा है कि बोनस शेयर्स शेयर प्रीमियम में से नहीं कर सकते, हरगिज नहीं। शेयर प्रीमियम में से दो चीजें जाती हैं, या बोनस शेयर्स परफॉर्मेंस वाले हों, ये तो डिविडेंड था ना, डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से दिया जाता है, डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से दिया जाता है, वो परफॉर्मेंस वाले बोनस आ जाते होते हैं शेयर प्रीमियम में। द मार्केट प्राइस पर शेयर इज 25। मार्केट प्राइस जो मर्जी हो, हम लेते हैं राइट शेयर जिस वैल्यू पे इशू कर रहे, तो हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं 15 रुपए के हिसाब से, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल में, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्रीमियम में। शेयर कैपिटल 10 रुपीज से और शेयर प्रीमियम 5 रुपीज से। तो राइट शेयर्स हमारे पास आ गया 500 चला जाएगा शेयर कैपिटल में और 250 चला जाएगा शेयर प्रीमियम में, और टोटल कॉलम में आ जाएगा 750। डन होगी बात। नेक्स्ट, a bonus issue 15% was made on 1st September 17 as interim dividend। 15% हमने इंटरिम डिविडेंड दिया। आप मुझे बताएंगे कि इंटरिम डिविडेंड मैं 2700 पे लूंगा या 2000 पे लूंगा, तो लो जरा 2700 का 15%, फिर 2700 का 15% लो, 405 शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। फिर आ जाए प्रॉफिट के ऊपर। 2017 का प्रॉफिट हुआ है 650, फिर ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व में 112 रुपए ट्रांसफर किए, रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। इसके अंदर उसने किसी जगह ये नहीं लिखा कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है, तो हमारा जनाब क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मुझे आप बैलेंस बताते जाओ।
बैलेंस सर 1.7 सर सरप्लस वाला नहीं करना सर, सरप्लस सरप्लस में क्या करना है? क्या ये साल का कोई सरप्लस आया है आपके पास? 2016 में कोई सरप्लस आया है? लेकिन सर जो पुराना एसिड है वो सर, तो डिस्पोज हुआ ना, तो उसकी जो ये रिवैल्यूएशन वो पड़ी एक है वो पॉइंट नहीं है। हम रिवर्स करेंगे। बात लगी, समझ लग गई। ये लास्ट लाइन की बात कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। ये लिखा हुआ है the asset which was revalued upward in previous year has been sold। जो एसेट हम सेल कर देते हैं उसका जितना सरप्लस पड़ा होता है वो सारे का सारा रियलाइज कर देते हैं। जितना सरप्लस पड़ा होता है वो सारे का सारा रियलाइज कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो एक लाइन और हम करेंगे, इसको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो नहीं कह सकते, रियलाइज रिवैल्यूएशन सरप्लस। जितना भी सरप्लस पड़ा होता है ना सारे का सारा रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर देते हैं। सारे का सारा रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर देते हैं। लो मेरे भाई, सर ये बैलेंस 26 हमारा बता दें कैसे है, ये 75 ऊपर नहीं है? उस 26 रह गया था ना, 49 तो पिछले साल ट्रांसफर हो गया था। बैलेंस पड़ा ही 26 का है। ऊपर ब्रॉडऑन में देखो जरा, इसके ब्रॉडऑन में देखो जरा जी मेरे भाई, टोटल करके बता दें। 3105 शेयर प्रीमियम का 570, जर्नल रिजर्व में तो सिर्फ 112 ही ऐड हुआ है। 1962 जर्नल रिजर्व की बात कर रहे हैं। 1962 रिटेन अर्निंग बताएं कितना है? रिटेन्ड अर्निंग 1636। ये जीरो बच गया और टोटल बता दें 7273। लो मेरे भाई, अभी हमने ये क्वेश्चन किया, अभी इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सर अगर सवाल में 3 साल के इंफॉर्मेशन हो 3 साल का बनाएंगे? और नहीं 2 साल के बनाएंगे, वैसे 3 साल कौन पूछता है? 3 साल का कोई नहीं पूछेगा हमसे। चलें जी, अभी इसका एक नजर में इसका सॉल्यूशन आप देख लें, फिर मैं इसकी जर्नल एंट्रीज आपको पास करवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज आप कॉलेज हैं? नहीं यार, वैसे मेरा प्लान है तो सही आने का, लेकिन अब पता नहीं है, कोई क्लासेस पढ़ा के फिर हो सकता है बस हो जाए बंदे की। सर कल कल जाएंगे, वैसे नहीं कॉलेज जा रहे हैं या आज नहीं गए? नहीं वैसे नहीं जा रहा, कल जाऊंगा इंशाल्लाह। कल प्लान है कॉलेज जाने। चलिए ठीक है, थैंक्स सर। चलें जी, डन हो गया। अब इसकी एंट्रीज पे आ जाओ। इसकी एंट्रीज पे आ जाओ। एंट्रीज भी वैसे तो आप इंफॉर्मेशन पढ़ के भी कर सकते हो, वैसे भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहले एंट्री हमने पास करनी है इसकी फाइनल डिविडेंड की। रिटेन अर्निंग डेबिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट। कैश डिविडेंड था ना,
डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कितनी अमाउंट थी भला? 120। ये एंट्री पास होगी हमारी डिविडेंड की। अगली एंट्री फॉर्मेट को देखकर चाहे पास करते जाओ या राइट शेयर्स की। राइट शेयर्स की एंट्री पास होगी जनाब बैंक डेबिट कितनी अमाउंट से? 720 से। शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। $400 से बैंक डेबिट हो जाएगा, सॉरी 720 से। 720 से बैंक डेबिट, 400 से शेयर कैपिटल और 320 से शेयर प्रीमियम। रिडेम्पशन की लाजमी एंट्रीज देख के जाना, क्योंकि रिडेम्पशन की एंट्रीज पेपर में पूछी जाएगी। अगर पेपर में ये क्वेश्चन इस दफा आता है तो रिडेम्पशन लाजमी आएगा। प्रॉफिट की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग एक ही बात है। अगर आपने कोई एंट्री पास करनी भी है तो प्रॉफिट डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि इसकी एंट्री पास करनी चाहिए प्रॉफिट की। हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर लेते हैं। बिलाल कहता है कि डिविडेंड पेएबल टू कैश एंट्री। हाँ, अगर वो क्वेश्चन के अंदर बिलाल भाई ये लिखकर कह दे कि इस डेट को डिविडेंड पे भी कर दिया है, तब एंट्री पास हो जाएगी डिविडेंड पेएबल टू कैश, तब, अदरवाइज नहीं। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो जाती है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, कितनी अमाउंट से जनाब? 49 से। ओके होगी बात। उसके बाद 2017 पे आ जाओ। 2017 में पहले 200 का डिविडेंड था, तो रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। आपने पेपर में नरेशन भी लिखनी है 200 से, ताकि उसे पता चले कि जो आपने एंट्री पास की है वो किस चीज की है। फाइनल डिविडेंड हो गया। फिर राइट शेयर्स हो गए 750 के, बैंक डेबिट 750, शेयर कैपिटल क्रेडिट 500 और शेयर प्रीमियम क्रेडिट 250। ओके होगी बात। फिर आगे जनाब हम इंटरिम डिविडेंड पे। इंटरिम डिविडेंड भी बोनस वाला था, तो एंट्री पास हुई हमारे पास रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट 405 से। फिर आगे जनाब ट्रांसफर किया हमने जर्नल रिजर्व में, तो रिटेन अर्निंग डेबिट, जर्नल रिजर्व क्रेडिट, $112 से। और अगर आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर रिटेन अर्निंग में करना भी है तो उसकी एंट्री अगर करनी है तो क्या करोगे? प्रॉफिट
for the year debit retained earning credit. मैं कर देता हूं, पिछले साल भी फिर करनी पड़ेगी। प्रॉफिट डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, जितना प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा, जैसे इसमें 650 है, और अगर प्रॉफिट की एंट्री ना भी पास करो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो, एसओसीआई लिख सकते हो, जो भी नाम आप लिखना चाहो लिख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एसओसीआई या सिर्फ प्रॉफिट फॉर द ईयर। और जो हमारा एसेट सेल हुआ है, जिसका सारे का सारा सरप्लस हमने रिटेन अर्निंग को चार्ज कर दिया 26। लो मेरे भाई, ये एंट्रीज भी पास हो गई हमें। ओके होगी बात? चलें जी, एक दफा मैं जूम आउट कर रहा हूं कि किसकी कोई चीज अगर रहती है तो वो देख ले। ये हमारा जर्नल एंट्रीज के साथ फुल फ्लेज सॉल्यूशन है। मुझे लगता है एक स्टेप ज्यादा जूम आउट हो गया। ओके की बात जनाब? चलें जी, आपने क्वेश्चन किया था, ईमानदारी से बताओ। एंट्रीज के साथ कितने लोगों ने क्वेश्चन ये किया था? कोई ईमानदार बंदा, पता नहीं कोई बैठा भी है या नहीं क्लास में। बिलाल भाई ने कहा है कि यही नहीं किया था बस। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertain to the draft financial statement of Pak Ocean Limited for the year ended 31st December 2018। शेयर होल्डर इक्विटी हमें बताई हुई है हाँ जी, 2018 की इंफॉर्मेशन हमें बताई हुई है। और इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ 2000, आप सोच रहे होंगे कि एक साल में ये 15 नंबर का क्वेश्चन कैसे आ गया। ये इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी गई है जो हमारे सिलेबस में नहीं थी। जो हमारे सिलेबस में नहीं थी वो इंफॉर्मेशन इसकी यहां से डिलीट कर दी है। ओके की बात। ये क्वेश्चन तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। आपको शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस बता दिया गया। ये जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और भी काफी सारी चीजें आती होती हैं। Cash dividend 18% for the year ended 31st December 2017 was declared in January 2018। मतलब ये है 2017 का और 2018 में आ रहा है और रिकॉर्ड भी 2018 में होगा। फिर 30 नवंबर 2018 को 25% राइट शेयर्स इशू किए टू इट्स एट ₹120 पर शेयर। तो फेस वैल्यू ₹100 है तो 20 रुपए शेयर प्रीमियम में आ गए। During the year, company revalued its assets to ₹150 million from its carrying amount of ₹100।
एक बंदे ने पूछा है कि सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या मतलब है। ये प्रॉफिट ही होता है जो रिटेन अर्निंग में जा रहा होता है। ये लिखनी, किसी ने बात लिखनी है तो लिख रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग में हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाता होता है। किसी ने अगर ये बात लिखनी है तो लिख लें, और अगर पहले से ही पता है तो फिर रहने दें। रिटेन्ड अर्निंग में लिख लें, चलो कि साइड पे ना नोट देकर, रिटेन्ड अर्निंग में हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही ट्रांसफर होता है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अपना एसेट रीवैल्यू किया 150 से, 150 का किया 100 से, मतलब 50 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। फिर उसके बाद वो कहता है बोनस इशू डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर दिसंबर 31 2018, इंटरिम हाफ ईयरली 10% और फाइनल 25%। डन। उसके बाद एक बात याद रखें, चाहे बोनस परफॉर्मेंस वाला हो, चाहे बोनस वो वाला, अगर फाइनल होता है ना वो अगले साल ही चला जाता है। अब जैसे ये 2018 का 25% बोनस वो कहता है फाइनल है, तो डिविडेंड ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये 2018 में नहीं आएगा, बल्कि ये 2019 में चला जाएगा। लो मेरे भाई, 5 मिनट का आपके पास टाइम है, आप जल्दी से मुझे 5 मिनट के अंदर इसका फॉर्मेट बना कर दें, जल्दी कर लें। सर ये जो रिवैल्यूएशन है ये ड्यूरिंग द ईयर है, तो सर इसकी भी ये मुझे जरा इसकी डेप्रिसिएशन बता दें। अगर डेप्रिसिएशन लेंगे तो एक्सेस डेप्रिसिएशन भी इसकी आएगी, तो वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं इधर बताई हुई। आप ये क्वेश्चन करो, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। एक दफा आप अपनी जान मारो, जितनी एक है, नहीं है तो बता दो। ओसीआई का अलग बनेगा। हाँ जी, जल्दी कर लें। आप ऐसा करो ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस को, क्योंकि हमारा सिलेबस में कोई और ओसीआई नहीं है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस और ओसीआई एक ही चीज को ट्रीट करके चलो, ताकि आपका क्वेश्चन करने में आसानी हो। सर आपने आप ओसीआई को तो बोला था ये उसमें जाएगा रिटेन अर्निंग में। आप रिटेन अर्निंग में भी लिख सकते हो, लेकिन ओसीआई रिवैल्यूएशन सरप्लस का हमारे सिलेबस में रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम होता है, तो आप उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में ही ट्रीट कर लें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे ओसीआई ये रिटेन अर्निंग का ही हिस्सा होता है, आप इसको रिटेन अर्निंग में ही ले जाओ, क्या याद करोगे, क्योंकि ओसीआई सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस का हिस्सा नहीं क्योंकि होता। होता ये है, मैं आपको बता जी सर, देता हूँ। क्योंकि कल आपने बोला अब सुन ले मेरी बात, कि जितना भी ओसीआई में अमाउंट पड़ी होती है ना, वो कहते हैं कि आप ना रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया करो। जितना भी ओसीआई में अमाउंट होती है ना साल के एंड पे, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अलावा वो रिटेन अर्निंग में चार्ज हो जाती है। तो अब चाहे, क्योंकि ये साल के शुरू में पड़ा है, तो ये पिछले साल उसने ट्रांसफर कर दिया होगा, आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। और इसकी आपने एंट्रीज भी पास करनी है, एंट्रीज भी पास करनी है। सर ये 14 को 1.8 का मल्टीप्लाई करके टाइम बता दें। सॉरी 15। अच्छा, कल वैसे ही बुध है और आपका टेस्ट भी है, तो कल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का टेस्ट होना है आपका।
नूरमा का मैसेज है कि सर क्लास के टाइम पर टेस्ट होगा बाद में। क्लास तो टाइम पर क्लास होगी, क्लास के टाइम पर क्लास होगी। और कल तो कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करना है, नया टॉपिक है कल, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और मुझे लगता है इस दफा कैश फ्लो स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में आपको 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 25 से ज्यादा भी हो सकते हैं इन दो टॉपिक्स में से। इसकी एंट्रीज भी पास करनी है आप लोगों ने। मैंने लॉजिक भी पूछना है, लॉजिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक शख्स ने कहा है कि सर जी कोरोना के केस 2% हो गए हैं, तो क्या कॉलेज ओपन हो रहे हैं? हाँ जी हो रहे हैं। 7 जून से हमारी फिजिकल क्लास होगी इंशाल्लाह, 7 जून से हमारी फिजिकल क्लास होगी। और किसी बंदे ने इस इंटेंशन से पढ़ाई नहीं छोड़ देनी कि फिजिकल क्लासेस होंगी तो डट के पढ़ेंगे। मेरे भाई आप लोगों का डट के पढ़ना मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है। लास्ट टाइम जब हमने पेपर दे रहे थे तो हमने एक बात सोची थी कि अगली दफा डट के पढ़ेंगे। कितने का डट के पढ़ लिए अभी तक? कहा था ना ये बात आपने कि अगली दफा शुरू में साथ साथ पढ़ेंगे, तो कितना शुरू से पढ़ लिया है? इसलिए ये जो 2 हफ्ते हैं ये जाया नहीं करने, इन 2 हफ्तों में हमने अच्छा खासा पढ़ लेना है। हमने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट कल शुरू कर रहे हैं वो इंशाल्लाह खत्म कर लेना है, पूरा कंप्लीट हो जाना है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हो गया क्वेश्चन तो बता देना।
चलें जी, तो पहले इसमें मुझे लगता है एक गलती हो सकती है डेट के अंदर, मुझे लगता है। अब देखो जरा किसने गलती वो की है या नहीं की, चेक कर लेते हैं। शेयर कैपिटल का कॉलम बन जाएगा, शेयर प्रीमियम का भी बनेगा, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यू सरप्लस, कॉलम तो सारे बन रहे हैं ऑलमोस्ट। अब काइंडली जरा अपनी गलती चेक कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट कॉलम ही बना देता हूं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व है पहले क्वेश्चन में? जनरल रिजर्व नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस और टोटल। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस ओपनिंग पड़ा है, बैलेंस एट 1118, शेयर कैपिटल है 200 मिलियन, शेयर प्रीमियम है ही नहीं, रिटेन अर्निंग 45, और शुरू में रीवैल्यू सरप्लस भी नहीं पड़ा, और बस। यानी ओपनिंग में ये दो चीजें ही हैं, बाकी फॉर द ईयर है ना, रीवैल्यू सरप्लस है, और टोटल हमारा आ गया 245। उसके बाद जितना भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पड़ी हो ना क्वेश्चन के अंदर, वो सारी की सारी रिटेन अर्निंग का पार्ट बना देते हैं। जितनी भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपके क्वेश्चन के अंदर पड़ी हो, वो सारी की सारी वैसे भी ये रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाता है, तो हम उसको रिटेन अर्निंग में ही ट्रांसफर कर देते हैं साथ ही। ठीक होगी बात? सर ये फाइनल डिविडेंड से भी पहले करनी है? ओसीआई है ना, ओसीआई तो रिटेन अर्निंग में ऐड कर देते हैं, चाहे जब मर्जी कर लो। ओसीआई साल के एंड पे हमेशा रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास फाइनल डिविडेंड लिख लें। जी, पिछले साल का जो डिविडेंड है 18%, वो आ जाएगा 200 का 18% लो, कितना आएगा? 36। कैश डिविडेंड है तो रिटेन अर्निंग में से माइनस होगा जाके। उसके बाद वो कह रहा है जनाब आपके पास ये दो चीजें इंतहाई इंपॉर्टेंट है, दूसरी और चौथी। 30 नवंबर को राइट इशू हो रहे हैं, और जो इंटरिम डिविडेंड है वो हाफ ईयरली है। तो मुझे पहले बताओ कि इंटरिम डिविडेंड पहले लिखेंगे या राइट शेयर्स पहले लिखेंगे? जरा गौर से, यही गलती अगर किसी ने की होगी तो यही की होगी। राइट शेयर्स पहले लिखेंगे या इंटरिम पहले आएगा? एक बंदा कह रहा है कि राइट शेयर्स पहले आएंगे, बाकी सारे इंटरिम कह रहे हैं। अब जरा गौर से सुने, 30 नवंबर को राइट शेयर्स इशू हुए हैं, हाफ ईयरली मतलब जून के अंदर। हाफ ईयरली का यही मतलब है ना, साल का मिड, उसमें इंटरिम इशू हो रहे हैं, और इससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा अगर हम ऊपर नीचे कर देंगे। तो पहले मेरे भाई इंटरिम डिविडेंड आएगा। इंटरिम डिविडेंड कितना आया है, क्योंकि ये बोनस फॉर्म में है, 10%। तो 10% किसका लेंगे?
200 का, 10% किसका लेंगे, शेयर कैपिटल में ऐड, रिटेन अर्निंग में से माइनस। अब आ जाओ राइट शेयर्स के ऊपर। राइट शेयर्स हैं मेरे भाई 25% 120 के हिसाब से। तो मुझे ये बताएं कि 220 का 20% यानी 25% लेंगे या 200 का। अब मेरी बात सुन लें, हमेशा एक बात याद रखनी है, सिर्फ फाइनल डिविडेंड ओपनिंग पे आता है बस। बाकी हर चीज जिस डेट को डिक्लेयर होती है उससे पहले जितनी अमाउंट होती है उसको ऐड करके लेते हैं। चाहे बोनस शेयर्स हूं, चाहे राइट शेयर्स हूं, चाहे जो भी शेयर्स हूं, वो हम उस डेट से पहले जितने भी पड़े हैं उसके ऊपर लेना है। और अगर फाइनल डिविडेंड वो ओपनिंग पे लेते हैं। तो मेरे भाई 220 का 25% लेंगे। पहले तो इसको 10 पे डिवाइड कर दो ना। शेयर की वैल्यू 10 रुपए ही है ना, 100 रुपए, सॉरी शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, 100 पे डिवाइड किया 2.2 आया, और उसका 25% लेकर मुझे बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। 2.2 का 25% लो, कितना आ रहा है, ये मिलियंस में है ना। 2.2 का 25% लो, 0.55। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्रीमियम। बात क्लियर हुई? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्रीमियम। अब मुझे बताओ कि ये बात कितने लोगों की गलत थी। 55 आ गया शेयर कैपिटल में, 11 आ गया शेयर प्रीमियम में। अब बताओ ये बात क्लियर हो गई या नहीं? दोबारा सुन लें, अगर राइट शेयर्स पहले होते तो राइट शेयर्स लिखकर फिर शेयर इंटरिम लेते। अगर राइट शेयर्स बाद में हो तो पहले इंटरिम लिखकर उसके ऊपर भी राइट शेयर्स लेते हैं। डन होगी बात यहां तक। रीवैल्यूएशन सरप्लस 50 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आया ड्यूरिंग द ईयर। 50 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है ड्यूरिंग द ईयर। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, नूरमा ने कहा है कि सर इंटरिम डिविडेंड बताएं पहले क्यों लिखा है। नूरमा देखो, इंटरिम डिविडेंड जब दिया ही पहले है तो इसलिए पहले लिखा है। जरा गौर फरमाएं, इंटरिम डिविडेंड दिया है हाफ ईयरली अकाउंट्स के ऊपर। हाफ ईयर से क्या मुराद है, मिड ऑफ द ईयर, जून के अंदर। और राइट शेयर्स कर रहे हैं 30 नवंबर को, तो जाहिर सी बात है पहले इंटरिम रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ लगी? चलें जी। अब्दुल मुइज कहता है कि सर इंटरिम डिविडेंड 2 दफा आएगा, एक दफा जून में और एक दफा दिसंबर में। नहीं मेरे भाई, एक बात याद रखें, क्योंकि एंड पे इंटरिम 99.99% एंड पे नहीं आता होता। सितंबर तक ये मोस्टली आता है और मैक्सिमम नवंबर के महीने तक आता है। ये वो कह देते हैं कि ये इशू होता है, इशू का होता है, क्योंकि उसमें तो अकाउंट्स क्लोज होते हैं, फिर फाइनल डिविडेंड की बात आती है तो वही जो इंटरिम डिविडेंड होता है वही फाइनल डिविडेंड की सूरत में चला जाता है। चले जनाब, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 1.5 है, शायद उसने खुद बताई हुई है। चलें जी, खत्म हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है। नूरमा ने कहा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 2018 का फाइनल डिविडेंड 2018 में हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका 1% से भी कम चांसेस है।
जब वो खुद कह दे कि 2018 का डिविडेंड 2018 में अप्रूव हो गया, तब पॉसिबल है। और होता ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि 2018 का डिविडेंड 2019 में अप्रूव हो रहा होता है, लेकिन अगर 2018 का 2018 में ही अप्रूव हो जाए तो हो जाता है। ठीक है। एक बंदा कहता है कि आप प्रॉफिट ऊपर नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रॉफिट तो एक फाइनल फिगर है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी एक फाइनल फिगर है, तो वो आप ऊपर नीचे रिकॉर्ड कर सकते हो। डन होगी बात। एक बंदे ने कहा है कि क्या हम इसका जो रिवर्स सरप्लस है वो रियलाइज करेंगे या नहीं। भाई एसेट बेचेंगे तो रियलाइज करेंगे ना, एसेट बेचा ही नहीं है तो रियलाइज कैसे कर दें, उसको सरप्लस में ही रहने देंगे। नहीं सर, वो ड्यूरिंग की रिवैल्यूएशन हुई है तो उसमें तो कुछ अमाउंट जो हम डेप्रिसिएशन के साथ जो एक्सेस आती है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 1.5 किस चीज का आ रहा है, ये 1.5 किस चीज का आ रहा है। ठीक है सर, ऊपर डेट का इशू आ रहा है, ऊपर 31 दिसंबर के साथ 1 जनवरी भी दी हुई है डेट। अब मुझे बताया, एक मिनट नुमान भाई, आप जरा गौर फरमाएं, आप लगता है लिफंडर हो गए हो। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना। जब रीवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर होती है ना, तो उसकी जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती है वो साल के शुरू में एंट्री पास होती है, पता है ना इस बात का। सर यहाँ पे ड्यूरिंग दी हुई है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ड्यूरिंग दी है। वही बात बता रहा हूँ कि जब रीवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर हो ना, उसकी जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती है वो हमेशा स्टार्ट में ही आ जाती है, इसलिए उन्होंने स्टार्ट में लिखी हुई है, और कोई वजह नहीं है। हाँ जी जनाब, पैट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 78। खत्म होगी बात जनाब। अब आप अपने अपने कॉलम्स का टोटल कर लें। मैं आपको इसकी एंट्रीज बताने जा रहा हूं सारी, इधर साथ ही मैं इसकी एंट्रीज पास कर देता हूं ताकि आपको हर एंट्री पास करते हुए कोई परेशानी ना हो। लो मेरे भाई, ओसीआई की एंट्री याद देख लें। जो ओसीआई आप रिटेन अर्निंग में लिख रहे हो ना 12 से, इसकी एंट्री देखो जरा। ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अक्सर लोग ओसीआई का कॉलम भी बना लेते हैं, अक्सर लोग ओसीआई का कॉलम भी बना देते हैं और ओसीआई कॉलम में से माइनस कर देते हैं, वो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आ जाओ फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड की एंट्री क्या है, कैश डिविडेंड दिया, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 36 से, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। फिर आ जाओ जनाब इंटरिम डिविडेंड, बोनस पे दिया, रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। फिर राइट शेयर्स, बैंक डेबिट 66 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 55 से, शेयर प्रीमियम 11 से। कुछ समझ लग रही है ना, मैं साथ साथ इसलिए पास कर रहा हूं कि ऐसे ही बार बार हमें स्क्रीन ऊपर नीचे ना करनी पड़े। और उसके बाद सरप्लस आया, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अब्दुल मोइज कह रहा है कि सर डिविडेंड पेएबल की जगह कैश लिख सकते हैं, लिख दो, कोई मसला नहीं है कैश डिविडेंड में, लेकिन डिविडेंड पेएबल लिख दिया करो। अगर वो क्वेश्चन के अंदर ये कह दे कि इस दिन अप्रूव हुआ है और इस दिन पे हुआ है, तो पहले पेएबल लिखेंगे और बाद में कैश यानी डिविडेंड पेएबल टू कैश लिख देंगे, लेकिन अगर साइलेंट है तो पेएबल ही लिख दिया करो। फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग 1.5 से, और फिर प्रॉफिट एसोसिएटेड टू रिटेन अर्निंग 78 से। तो इस तरह से ये इसकी एंट्रीज बन जाएगी। ठीक है,
तो मेरे भाई कल आपका एक टेस्ट होगा। नादिर ने कहा है कि एक मैसेज मुझे मिला कि आपने रिडेम्पशन रिजर्व का बताना था, वो मैंने कल बता दिया है। रिडेम्पशन रिजर्व का कल मैंने रिडेम्पशन रिजर्व का प्रॉपर बता दिया है और इंशाल्लाह कल टेस्ट में भी दूंगा। क्या याद करोगे? ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।